So the first issue is we are going to discuss today is about ज्ञानव्यापी वाला इशू. हम सबको पता है, वी आर वेल नोन अबाउट दिस. सो इन दिस सिचुएशन एक तरफ एक कंपैरिजन बताता हूं. व्हेन यूएई और सऊदी में ऐसा हो रहा है, दे आर डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज या अदर रिलीजन के कंट्रीज हैं, और वहां पर हिंदू मंदिर, नए हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं. अभी यूएई में रिसेंटली एक नया मंदिर बना है. इन कंडीशंस में क्या भारत में ऐसा होना चाहिए जो एएसआई सर्वे कर रही है, या जो मंदिर बनाकर, मंदिर गिराकर जो मस्जिदें बनाई गई थी, और ज्ञान व्यापी पर जो कार्रवाई हो रही है या जो प्रोसेस एएसआई को प्रोवाइड किया गया है, डू यू फेवर इट? क्या आप इसे समर्थन करते हैं? मेंबर्स मस्ट रेज देयर हैंड. आप अपना हैंड रेज कीजिए. इस इशू पर हो सकता है मैं 20 या 30 मिनट सोचने के लिए टाइम चाहिए. देन आई विल अलाउ ईच एंड एवरी पर्सन. क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? गुड इवनिंग सर. Yes, सर एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. ज्ञान व्यापी मॉस्क से रिलेटेड जो मामला है, और जिसमें एएसआई को वापस से वहां पर जो एक्सकेवेशन या रिसर्च करने के लिए जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं या जो टाइम दिया गया है, क्या ऐसा करना, और क्या देश में ऐसी चीजों को रीइंस्टेट करना, रीइंस्टेट करने का मतलब कि एक तरह से जो उस टाइम पर कभी मंदिरों को गिराकर मस्जिद बना दिए गए थे, या यह जो एक प्रक्रिया है, क्या ये सही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यस पारुल, यू रेज्ड द क्वेश्चन आल्सो इन द ग्रुप. प्लीज बताइए. जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसा करना गलत ही है, क्योंकि फिर ऐसी डिमांड जगह जगह उठेगी और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को भी चोट पहुंचाएगा. और जो एक्ट है हमारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसका भी ये उल्लंघन है. ओके, गुड. एनी अदर पर्सन? हाँ प्रेम जी. मुझे लगता है सर ये उचित है, ये होना चाहिए. जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं पहले, तो उनको करेक्ट करना भी एक सरकार की जिम्मेदारी है. तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम है, होना चाहिए टू जस्टिफाई द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. ओके. एनी अदर पर्सन? सर हमने लेट ज्वाइन किया था, एक बार रिपीट कर दे, क्या इशू चल रहा है? ज्ञान व्यापी वाला जो मुद्दा है, ज्ञान व्यापी में जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं एएसआई को, और उनको वापस से उस चीज को फिर से एक तरह से इन्वेस्टिगेट करके, या क्या बोलेंगे उसको, एक्सकेवेशन करके, वो जो चीजें हैं कि क्या वहां पर मंदिर होना चाहिए, ये ऐसे प्रोसीजर या ऐसे मुद्दे देश में उठाए जाने चाहिए. क्या ये मुद्दे सही हैं? हाँ राहुल. हाँ राहुल. सर अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 1991 में जब राम जन्मभूमि वाली मूवमेंट चल रही थी, तो उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, उसी टाइम ये स्टेटस को की कंडीशन डाली गई थी कि अब जो भी पुराने हिस्टोरिक प्लेसेस है वो 1947 के टाइम जिस कंडीशन में थे उसी कंडीशन में रहेंगे. और जो अयोध्या वाला टेम्पल था उसे भी उससे बाहर इसीलिए ही रखा गया क्योंकि उसकी जो पेटिशन थी वो पहले ही फाइल हो चुकी थी बिफोर 1947. तो इट वाज नॉट द रेट्रोस्पेक्टिव. मुद्दे को बाहर रखा. वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता था, इसलिए. और सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि टेम्पल वाला वर्डिक्ट दिया था, तब उसमें कैटेगोरिकली इस कानून लॉ का मेंशन किया था, और ये रेफरेंस दिया था कि अब आने वाले समय में ऐसी कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है उनके साथ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर देश में कम्युनल डिसहार्मनी या फिर सिविल वॉर जैसी भी कंडीशन हो सकती है. और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज है, सेक्युलरिज्म और जो मतलब हाँ फ्रेटर्निटी के भी अगेंस्ट है, अगेंस्ट जाएगा. यस. एनी अदर मेंबर वांट टू से समथिंग? कोई और पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ बाबूलाल जी. यस सर, जैसा कि इन्होंने बताया, एक तो ये वो जो एक्ट है जो पूजा स्थल के अधिनियम वाला, एक तो ये उसका वायलेशन करता है, क्योंकि अयोध्या वाले में स्पेशल अलग मामला था. और दूसरी बात ये है कि सर ऐसे तो फिर एक श्रृंखला चल पड़ेगी, और ऐसे बहुत सारे केसेज और भी जगह दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि
मिडिवल एज में बहुत सारी ऐसी इमारतें बनी हुई होंगी। यू डोंट सपोर्ट इट ना? ओके, यस सर। कोई पर्सन को इसके सपोर्ट में है, कोई पर्सन इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और कोई पर्सन? बाकी के सारे डियर लिसनर्स, यू मस्ट पार्टिसिपेट ऑल्सो। इंटरव्यू आप लोगों को भी देना है। सो ऑल द डियर लिसनर्स, अगर ऐसा है तो हम 3-4 लोग मिलकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं और हम वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दिया करेंगे। वो ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ जीडी। आशीष गोयल, यू ज्वाइन न्यूली, बताइए क्या स्टेटस है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस यस आशीष। सर मेरा व्यू ये है कि जैसे सुप्रीम ये जज इलाहाबाद जज ने जो मैडम प्रीति मैडम थी, उन्होंने ये बोला था इसके बारे में कि जो ये सर्वे है ये न्याय हित में जरूरी है और ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी भी है। तो ये उपासना स्थल के कानून का विरोध तो कर रहा है, लेकिन ये दोनों की आस्था का विषय है, तो इसलिए इसका एक्सकेवेशन होना चाहिए था। अच्छा, दूसरा, एक्सकेवेशन से सर इसका मतलब किसी भावना को वो ठेस नहीं पहुंचेगी। मतलब इसमें खुदाई की जाएगी तो इसके किसी भी मतलब खुदाई नहीं की जाएगी तो इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंची जाएगी। मतलब कोई भी जैसे मस्जिद है, मतलब कोई भी है, कोई पूजा की जगह है तो उसको तोड़ा फोड़ा नहीं किया जाएगा, मतलब उसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा, जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा। ओके जी जी सर। असम खान, यू जॉइन न्यूली। असम वांट टू, कैन यू हियर मी? सर मुझे लगता है कि जो ज्ञान व्यापी का इशू है, इसमें सर जो कोर्ट का निर्णय है उसका सभी को जो है हम इसके पक्ष में है, क्योंकि सर कोर्ट ने इसको माना है कि ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सर इसमें 1993 तक जो है हिंदू पक्ष भी पूजा कर रहा था। तो सर ऐसे में दोनों पक्षों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर सुनवाई हो रही है और ऐसा ही सर्वे कर रहा है। तो एएसआई का सर्वे, यू फेवर द सर्वे? यस सर। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये नहीं था क्वेश्चन कि क्या एएसआई का सर्वे किया जाना है या पर्टिकुलर इस इशू पर क्या ऐसे मुद्दे हमारे यहाँ पर उठाए जाना है, ऐसे मुद्दे पर चर्चाएं होना, या हमारे देश में ऐसे मुद्दे सामने आना, क्या वो सही है? क्वेश्चन ये था। परमानंद शर्मा। सर आई थिंक ऐसे मुद्दे अब नहीं आने, जो मतलब हारमोनी बरकरार रखने के लिए ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए अब। ओके, राजेश। सर मैं भी इसके अगेंस्ट में हूँ और मुझे भी लगता है कि ऐसे मुद्दों को, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे तो वैसे ही देश एक कम्युनिज्म की कगार पे है कि कहीं मणिपुर हिंसा और रिसेंटली हरियाणा में भी देखा गया। इन मुद्दों को प्रेजेंटली यदि कोई पॉलिटिकल मोटिव न लेते हुए इसको ऐसे मुद्दों को ज्यादा हवा नहीं दी जानी चाहिए। ओके, सो व्हाट अबाउट द प्रेम जी सेड? प्रेम जी ने अभी कहा है कि ये अगर हिस्ट्रिकल कुछ रॉन्ग डूइंग्स हुई है या हिस्ट्रिकली कुछ एट्रोसिटीज हुई है या कुछ गलत हुआ है तो उसको हम रीबिल्ड कर सकें या रीराइट कर सकें हिस्ट्री को, हम वो कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तर्क सही है? क्या तर्क सर सही मैं है? मानता हूँ कि इस तरह के तर्क सही नहीं माने जा सकते, क्योंकि सर अगर इस आधार पे तर्क लगाया जाए तो कल को कोई ये भी तर्क लगा सकता है कि भाई उस टाइम पर इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था या एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ अत्याचार किया था उनके ऊपर, तो आज हम उनका उल्टा करेंगे। तो सर इस तर्क को तो इस आधार पर खारिज किया जा सकता है। इस तर्क को इस आधार पर नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। सो हाँ राहुल प्लीज बताइए। सर हिस्ट्री को हम किस हद तक रीराइट करेंगे, और अगर हम उसी चीज में लग गए तो हम फिर प्रोग्रेसिव आउटलुक लेके और सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप करेंगे और मॉडर्नाइज कैसे होंगे? हम हिस्ट्री को ही रीराइट करने में लगे रहेंगे। देखिए इस पर जो जयदीप, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं राहुल सर ने बोला ये सेम ही मेरा था कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और वो डेवलप करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट है, या हमारा एक तरह से जो हिंदी में कहा जाता है ना प्रियम्बल, वो उद्देशिका है
तो वो हमारे आर्टिकल 51 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है एज ए सिटीजन, और डीपीएसपी में भी इसका मेंशन किया गया है। इसका मेंशन किया गया है। सो द कंक्लूजन इज वी मस्ट नॉट गो विद दिस सपोर्ट। रीजन बीइंग, सबसे पहली बात ये कि मिडाइवल हिस्ट्री में या एंशियंट हिस्ट्री में ऐसी कई चीजें हुई थी जब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, या रिलीजन के बेस पर नहीं होकर भी कई ऐसी चीजें हुई थी कि एथनिसिटी के बेसिस पर, सेक्ट के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, इवन लैंग्वेज के बेसिस पर, ब्रीड के बेसिस पर, आपकी स्किन के कलर के बेसिस पर, ऐसी कई सारी रॉन्ग डूइंग्स हुई थी। एंड वी हैव इम्प्रूव्ड इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हम जहां जहां लोकतंत्र अप्लाई कर सके हैं, जहां जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम अप्लाई कर सके हैं, वहां पर हम इन चीजों को ऑलरेडी हमने रिकवर करने की कोशिश करी है। सो ये तर्क सही नहीं है, इस तर्क को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ भी हुआ था और वो गलत हुआ था। हम अब उसको सही कर सकते हैं, बिकॉज इट विल क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इंडिया। भारत की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो हम हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव या हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ उसको हम वापस से सही करने के नाम पर अभी की स्थितियों को नहीं खराब कर सकते हैं, प्रेजेंट की चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। गेटिंग दिस? तो ये चीज हमें इसमें कंक्लूड करनी पड़ेगी या इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इशू इज अबाउट द कास्ट बेस्ड सेंसस। कास्ट बेस्ड सेंसस का क्या महत्व है? हाँ जयदीप। सर, इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी तो बर्डन बढ़ेगा ना सर, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी हम वो चीज कर रहे हैं। अब जैसे एएसआई को ये चीज प्रोवाइड कर दी, यस यू रेज्ड, ये मेरे दिमाग में भी आया था कि आप जब आपने मान लीजिए एएसआई को इसके लिए बोल दिया, दोनों पक्ष इस चीज के लिए एग्री भी हो गए, बट ये इट इज क्रिएटिंग अननेसेसरी ऑक्यूपेंसी टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द पब्लिक और टू द सोसाइटी ऑल्सो। समाज में भी एक अननेसेसरी ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहा है देखा जाए तो। उस और हम अगर इस चीज को, जो मैंने फर्स्ट में कोट किया था, क्योंकि ये चीज कोट करके आपसे पूछ सकते हैं कि जहां पर एक तरफ ऐसा हो रहा है कि यूएई जैसे देशों में नए मंदिर निर्माण को अलाउ कर रहे हैं, उन्होंने मंदिर बनाना भी अलाउ किया है, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्या? तो नए मंदिरों का निर्माण भारत में भी हो रहा है या नई मस्जिदों का निर्माण भारत में भी हो रहा है, वो चीजों के लिए सब कुछ फ्री फ्लो है। पर जो ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग प्लेसेस हैं तो उनको किसी तरह से डिस्टर्ब करना सोसाइटी के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है, देश के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं। और एक चीज और आप लोग इसमें कोट कर दीजिएगा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है एंड इट वाज कंसिडर्ड एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है उसमें इसको कंसिडर किया जा चुका है। सो इट इज लाइक अ बेसिक स्ट्रक्चर कि इससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। गेटिंग? यस साक्षी, वांट टू से समथिंग? सर, अगर क्रॉस क्वेश्चन करे कि तो न्यायपालिका ने जो बोला है वो गलत है, तो उसका हम क्या रिप्लाई दें? नहीं नहीं, न्यायपालिका ने नहीं बोला है। न्यायपालिका ने अभी ये अलाउ किया है दोनों पक्षों के लिए, पर हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि इन मुद्दों पर या इस तरह के मुद्दों पर ज्यादा टूल नहीं देनी चाहिए, या इस तरह की एक सीरीज नहीं चल पड़े पूरे देश में। फोकस ये होना चाहिए। न्यायपालिका ने अभी जो बोला है और उस पर दोनों पक्ष सहमत है, और वहां पर एएसआई एक बार और फिर से उसको रीइन्वेस्टिगेट करेगी या रिसर्च करेगी वहां पर, दैट इज ओके, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ट्रेंड गलत है। ठीक है? यस। द नेक्स्ट इशू इज अबाउट द कास्ट बेस्ड सेंसस, जो हमारे यहाँ पर होना ड्यू है। कुछ स्टेट्स में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात ये कि कास्ट बेस्ड सेंसस को करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए, इसका क्या महत्व है? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? ये सर, इसका पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट इसको यूज कर सकती है। ये जो भाई डिप्राइव्ड क्लासेज है उनके लिए नीति निर्माण में इसके जो डाटा है वो काम आएंगे। तो वो डेटा मतलब हम अदर फैक्टर्स के बेसिस पर भी ले सकते थे ना। व्हाई वी आर मेकिंग द कास्ट एज अ बेस? मतलब हम गरीबी का डेटा ले सकते थे, पिछड़ेपन का डेटा ले सकते थे, किसी एरिया वाइज पिछड़ेपन का डेटा ले सकते थे। कास्ट को बेस बनाना, स्पेशली सर रिजर्वेशन की पॉलिसीज को रिव्यू करने का पीछे मोटिव हो सकता है इसमें। रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू
चांसेस। पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही हैं, विपक्ष डिमांड कर रहा है इसके, खासकर ओबीसी का मेन इशू चल रहा है सर इसमें, कि ओबीसी को की जो उनका पॉपुलेशन के हिसाब से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनका ये दावा है। तो बाकी तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये तो खैर एक तरह से जो कन्वर्सेशन बढ़ाएगा, यदि इनके आपस में पोलाइट बढ़ेगा, लेकिन यदि हम फेवर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर यदि डाटा मिल जाता है तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, कि हो सकता है कि इससे बेटर हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे और जो हमारा डाटा अवेलेबिलिटी रहेगा वो भी आगे पॉलिसी मेकिंग में अच्छा। बट द बेस इज ओनली कास्ट, वो एक बड़ा क्वेश्चन है कि कास्ट को बेस बनाना कहाँ तक सही है, क्योंकि सर प्रेजेंट जो हमारे भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंदर कास्ट ही को ही लिया गया है, इसीलिए मेन रिजर्वेशन कंसर्न है। और इतना बड़ा हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट है और इतनी पॉपुलेशन है, तो उसमें एक सिर्फ और इकोनॉमिक बेसिस पे इसको जस्टिफाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी काफी बड़ा बर्डन आएगा, और इट में लीड टू करप्शन आल्सो, कि ज्यादा उसमें सिर्फ और इकोनॉमिक बेसिस पे यदि हम सर्टिफिकेट्स इशू करने लगे या उसकी पहचान करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, कल्पना। जी सर। सर कास्ट बेस्ड सेंसस से हमारी कम्युनिटी के सोशल और इकोनॉमिक बेसिस के बारे में पता चलेगा, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज को अलोकेशन सही ढंग से कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, जैसे किसी कास्ट के लिए टारगेटेड प्रोग्राम्स और स्कीम्स बना पाएंगे। सेकेंडली सर, हम इससे इनइक्वालिटी को भी कम करने में हेल्प करेगा, जैसे सोशल प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं अलग अलग कास्ट की, और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा सोसाइटी में। कास्ट से कैसे ये डिसाइड होता है? आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस पॉइंट। मतलब आप रीजन बेस्ड कर सकते हैं, बैकवर्डनेस रीजन बेस्ड हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है उसके बेसिस पर हो सकता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ द कास्ट, तो कास्ट सभी पूरे देश में अक्रॉस द इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड यू कैन नॉट प्रोवाइड अ यूनिवर्सल जैकेट फॉर दिस। सर इसके लिए सर इसमें और भी फैक्टर जैसे एजुकेशन, इनकम, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। राहुल। यस राहुल। यस सर, जैसा अभी मेरे कलीग्स ने बताया कि जो अदर डेटाज होते हैं, वेलफेयर रिलेटेड डेटा होते हैं, उसको भी मेजर करने में ये काम आता है। बट आप जैसा पूछ रहे हैं कि इसमें ही क्यों, तो इसके लिए हम जो ओबीसी कैटेगरी का जो 27% रिजर्वेशन है उसको जब रोहिणी कमेटी द्वारा एनालाइज किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो 97% ऑफ ऑल जॉब्स है वो केवल 25% ऑफ जो ओबीसी कम्युनिटी है वही ले पा रही है, और अराउंड 983 ओबीसी कम्युनिटीज का जीरो रिप्रेजेंटेशन है, जो ओवरऑल अराउंड 37% है टोटल 2700 ओबीसी कम्युनिटी में। तो जब जो मेजर चंक ऑफ रिजर्वेशन जब किसी पर, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे ग्रोथ के जो फ्रूट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेन एंड अगेन वेलफेयर पा रही है। तो एनी वेलफेयर स्कीम और इफ वी आर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन, इट इज नॉट इंक्लूसिव, इट इज नॉट बिकमिंग। सर उसको बेटर इंक्लूसिव बनाने के लिए, और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है कि जो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उसको देखते हुए और सब कैटेगराइजेशन को जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लाया गया था, तो वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। वैसे ही अगर ये स्टेप होगा तो इसमें ओबीसी की जो जितनी कम्युनिटी है उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब प्रोग्रेस के लिए उनको इंक्लूसिवनेस ज्यादा हो पाएगी इस चीज की। ओके, अब अगर ये चीज देखी जाए कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, एंड राजस्थान इज अ पोल बाउंड स्टेट, और कास्ट को एक मेजर फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में लगभग 6 महीने में आप देखें तो जितने हमारे यहाँ पर कास्ट की महापंचायत हो सकती थी वो हो चुकी है। सो इट इज, डू यू थिंक दैट इट इज बिकमिंग अ मेजर फैक्टर फॉर द पॉलिटिक्स ऑल्सो, और द अपकमिंग इलेक्शंस ऑल्सो, फॉर द राजस्थान स्टेट एंड फॉर द लोक सभा? That's why it is becoming a big part. अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में हम मोस्टली इलेक्शंस फेस करने वाले हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी, इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा उठाया जा रहा है। यस साक्षी। कल्पना। मैं बोलूं? हाँ राहुल, राजेश जी, हाँ बोलिए। सर मेरा ये मानना है कि यदि जैसे हम कंसेप्ट देखते हैं
कि एक तो पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये दोनों कंसेप्ट इंडियन पॉलिटिक्स में हैं। तो यदि कास्ट इन पॉलिटिक्स है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं? वो उनके रिप्रेजेंटेशन, उनकी क्लास का रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, खासकर यदि सरकार के अंदर या निर्णय जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर, कैबिनेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा, वो उनके जो है प्रेशर ग्रुप भी बिल्ड करता है, जिससे उनकी जो कास्ट के वेलफेयर के लिए योजनाएं लागू की जा सकती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यदि ये हम डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी की तरफ भी जा रहे हैं, इससे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान की बात नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं कर सकते, इतना बड़ा इश्यू पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। एनी मेंबर वांट टू पार्टिसिपेट? यस सर। हाँ प्लीज सर, अगर हमें पता चल जाएगा कि ये जो जातियां हैं वो किस तरह से बटी हुई हैं और इनका रेशियो कितना है, तो जो अल्पसंख्यक जाति होगी उसमें असुरक्षा की भावना आ जाएगी और वो कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश में खुद को असुरक्षित महसूस करेगी और प्रभु जाति जो है उसका डोमिनेंस बढ़ेगा और इस तरह से समाज में ही एक विभेद पैदा हो जाएगा, एक वर्ग विशेष बन जाएगा अलग से, जिसकी वजह से जो आने वाले समय में हिंसा है, अभी हम कम्युनल वायलेंस को बहुत ज्यादा देखते हैं, आने वाले टाइम में जातियों में ही इस तरह की हिंसा देखने को मिलेंगी सर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो मैं तो इस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो डोंट यू थिंक दैट कि जाति, अच्छा चलिए इस चीज को इफ आई कंसिडर, तो जाति आधारित जो हिंसा है वो तो हमारे यहाँ ऑलरेडी होती आई है, अभी भी होती है। किसी एक जगह पर अगर आप देखेंगे, किसी गांव में, किसी पंचायत में कोई अगर आप देखें, तो अगर ऐसा है कि कोई पर्टिकुलरली ऑलरेडी जो कोई एक कास्ट अगर डोमिनेंस में है, तो वो जो दूसरी कास्ट की माइनॉरिटी है, दूसरी कास्ट माइनॉरिटी में है, उसके साथ एट्रोसिटीज करती है, वहां पर ऐसा होता आया है। सो इट विल नॉट प्रोवाइड द अनदर थिंग, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं बताएगी जो वेल नोन नहीं हो। सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी भी इस तरह की हिंसाएं देखी जाती है, लेकिन उनका लेवल उस लेवल का नहीं होता है कि हमें वो चीजें कंसिडरेशन में आ जाएं। सबसे बड़ी बात तो ये उसी लेवल का होता है, इवन और बहुत घटिया लेवल होता है, तो उसके एट्रोसिटीज के स्टैंडर्ड में, एट्रोसिटीज की ब्रूटलिटी में कहीं कमी नहीं है। जहां पर कोई एक कास्ट डोमिनेंस में है और जो माइनॉरिटी में है अगर कोई कास्ट, वो बहुत ब्रूटल होते हैं ऑलरेडी है। अगर जाति के अगर आंकड़े ही चाहिए तो हमारे पास सेंट्रल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी आंकड़े, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दे सकते हैं आपको। अगर नया आंकड़ा तो नए सेंसस करवाएंगे तब आएगा ना। नया आंकड़ा अगर हमें चाहिए, लेटेस्ट डेटा, तो नया लेटेस्ट डेटा फिर हम नई सेंसस के साथ लेंगे, वो भी तो एक बात है। सर जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय भी है, तो इसे राज्य सरकार कैसे कर सकती है? कास्ट बेस्ड सेंसस वो करवा सकते हैं, करवा रहे हैं अभी, जैसे बिहार गवर्नमेंट करवा रही है, कास्ट बेस्ड सेंसस करवाए जा रहे हैं। कास्ट के बेसिस पर हमारे स्टेट की क्या डेमोग्राफी है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर हम बेटर पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकेंगे। तो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए तो हमारे पास और भी वेज हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये एकमात्र इसको इशू बना करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना, वो तो गलत है। सो यस, सो योर पॉइंट इज कि वी मस्ट आल्सो इन्वॉल्व अदर फैक्टर्स, यही कहना चाहते हैं ना आप। सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर काम नहीं हो, इसमें अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसा कल्पना ने कहा है, जैसा राहुल ने कहा है, जी सर, वही चीज है। ओके, सो एक चीज और जो राजेश ने बताई है, दैट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। इस चीज को समझिए, या इस पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि क्या जातियों का डोमिनेंस राजनीति में बढ़ रहा है, या जातियों का एक प्रभाव बढ़ रहा है, या ये, तो दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। जातियां इंडियन पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले कर रही हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, थ्योरिसिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा है इस चीज को, रजनी पामदत्त कोठारी वगैरह, इन्होंने भी इस चीज को कहा है कि कास्ट होना या कास्ट का ग्रुप होना, इट प्रोवाइड्स अ लीडरशिप टू द कम्युनिटी। उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड करती है, उनके अपने मुद्दे उठाने के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है, उनके अपने हित, उनके अपने बेनिफिट्स सिक्योर करने के उनको वेज प्रोवाइड करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अस अ ग्रुप ऑफ वोटर्स, और ये बुरी बात नहीं है। ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वोटर्स होता है, उनके कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, उनके कॉमन सिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज, सारी चीजें होती हैं।
सो इट इज नॉट पेड इन पॉलिटिक्स। इस चीज को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जाति आधारित, अगर धर्म आधारित या एट्रोसिटीज आधारित किसी तरह की बात की जाती है, वो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऑलरेडी बैंड है। बट ये चीज हम नहीं बोल सकते, या ये हम नहीं बोल सकते कि कास्ट का होना या कास्ट बेस्ड ग्रुप्स होना या कास्ट बेस्ड कोई समूह होना या पॉलिटिकल कुछ ऐसे समूह होना जो प्रेशर ग्रुप्स की तरह, दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं, वो गलत नहीं है। सर एज ए प्रेशर ग्रुप तो समझ आता है, बट उसको मेन स्ट्रीम करना और स्ट्रीमलाइन करना वो कहाँ हद तक सही है? क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16 सब में लिखा ही है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन और जहाँ तक हमने डिस्क्रिमिनेशन और नहीं जहाँ किया तक ना, सर ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जब डोमिनेंट रही है, जैसे जहाँ पे रीजनल पार्टीज जब बिफोर बीजेपी एरा 2014 ग्रो हुई है, तो वहाँ पे देखा गया कि लेवल ऑफ करप्शन, मिस गवर्नेंस ज्यादा ही रहता है। जैसे यूपी में ले लो समाजवादी मतलब पार्टी, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट बिफोर 2014 नहीं, आप इसको ऐसा समझिए कि जब से एनडीए और यूपीए बना है तब से रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस ज्यादा है, इसीलिए इनको किसी और के साथ कोलैब करना पड़ा है। एनडीए क्यों बना? मंडल कमीशन के बाद में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें ओबीसी अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। आप जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उनको देखिए, बढ़ेगा और वो बढ़ेगा, क्योंकि वो चीज अगर अवेयरनेस आ रही है और ग्रुपिंग बढ़ रहा है और सोशल मीडिया और इसके इम्पैक्ट से उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है। आप अगर देखेंगे तो शायद आज के 10 साल पहले जैसे सर जैसे वो पूछते हैं पॉलिटिक्स, तो ठीक है, हम इतना कैसे मतलब इसको पॉलिटिक्स पे क्यों ले जा रहे हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ही लेते हैं ना कि पॉलिसी मेकिंग वेलफेयर के लिए, या फिर ये जो ओबीसी वाला डेटा कोट कर सकते हैं कि 25% कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। मैं पॉलिसी के लिए, क्योंकि फिर डाइस ही हो जाएगा ना पॉलिटिक्स में ले जाना, तो फिर पॉलिटिक्स में वो उसके क्या व्यू है हमारे क्या? प्लीज लिसन टू मी राहुल, प्लीज लिसन टू मी। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम नहीं ले जा रहे, पर अगर वो ये पूछ लें कि पॉलिटिक्स में इसका रोल बढ़ता जा रहा है, तब आपका क्या स्टैंड होगा? Another question I have raised, मैंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था सर। एक क्वेश्चन, जैसे अभी राजस्थान में बहुत से बोर्ड बने, जैसे राजपूत बोर्ड बना है, हाँ सर, सिखों का भी बना है, सिखों का बना है, ब्राह्मणों का बना है, हाँ सर। तो कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट को भी तो ऐड कर सकते हैं सर हम। हाँ, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बनाए गए हैं, या वही चीज की वो एक जो वोटर्स का ग्रुप है वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपने अधिकारों के लिए उनके पास क्या है क्या नहीं है, उन चीजों को बेटर एनालाइज कर सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उसके लिए ऐसे बोर्ड्स हमने अलाउ किए हैं। और वो गलत भी नहीं है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं जाता है। सर, वो होगा ना, कुछ ग्रुप्स तो होंगे, आप इसको ऐसा समझिए कि अगर कास्ट बेस्ड ग्रुप्स नहीं होंगे, पर जब हम मेच्योर्ड और डेवलप्ड कंट्रीज हो चुके होंगे तब हमारे यहाँ पर क्लास बेस्ड ग्रुप्स होंगे, फिर बिजनेसमैन के ग्रुप्स होंगे, अभी भी तो होते हैं हमारे यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, वो कम्युनिटीज भी होती हैं। सो यू कैन नॉट डिनाई अ ग्रुपिंग। आप संगठन बनाने को भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानेंगे, संगठन बनाने को आप किसी तरह से मना नहीं कर सकते। दिस इज द वेरी राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट। तो सर इसको ऐसे भी तो टैकल कर सकते हैं कि हमारे पास 200 विधायक हैं और सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली हम लोग इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इन बोर्ड्स के थ्रू, या हाँ, वो देखिए, एक चीज ये है कि वो हमने उसको एक तरह से गवर्नमेंट की अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी। एक कास्ट की पंचायत होती है, एक कास्ट का कोई ग्रुप होता है, एक कास्ट का कुछ ऐसा होता है जिनकी रेगुलर बैठकें होती है, वो सब कुछ होता है। इन दिस फेज आपने उसको एक गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड कर दिया हमने बोर्ड बनाकर, कि वो उसके बेनिफिट के लिए, जैसे सिंधी समुदाय के लिए बनाया गया है, तो सिंधी समुदाय की क्या समस्याएं हैं, सिंधी समुदाय के लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, क्या चीज इंप्रूव की जानी चाहिए, वो उनका अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करें, किन सेक्टर्स में वो अच्छे हैं और किन सेक्टर्स में पिछड़े हुए, उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड द रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। तो ये तो अच्छी चीज है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ओके सर। यस, एनी अदर पर्सन? विशाल कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मैं इसके फेवर में पॉइंट बताना चाहूंगा सर। जो बताए गए उनको भी मैं साथ में ले रहा हूँ। सबसे पहला तो ये कह सकते हैं सर कि सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रयास होना चाहिए और उसमें जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें काम आएंगे। दूसरा कह सकते हैं सर कि जी सर, दूसरा पॉइंट ये है कि आरक्षण का जो वास्तविक लाभ है वो किन किन लोगों को मिला है। और जैसे एक टर्म आती है सर कि जो टापू के रूप में जो है कुछ जातियां जो है एक टापू बन गया है, जो मतलब जैसे कि
आइलैंड हुए। तीसरा कह सकते हैं राजनीतिक महत्व है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जाति जो है, जैसे रजनी कोठारी का आपने कोट किया कि भारत में जो है जाति कम हुई है लेकिन जातिवाद बढ़ा है। तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है राजनीति के अंदर, कि कई सारी जो जातियां हैं वो ग्रुप बन के एक वर्ग के रूप में उभरी है, तो कहीं ना कहीं जब उनका प्रॉपर डोमिनेंस रहता है या फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, तो हित समूह और दबा समूह के रूप में कार्य करती है। दूसरा ये भी कह सकते हैं सर कि अगड़ी और पिछड़ी जातियां, वो भी पिछड़ा वर्ग के रूप में जो है अपने आप को स्थापित किया है, जिसमें कई सारे ऐसी जो सो कॉल्ड दलित जातियां हैं वो कहलाती है, उनका भी सर कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है राजनीतिक वोट बैंक के रूप में बढ़ा है, और राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करती है। इसके ठीक अलावा है। क्या है तो सर की आर्टिकल 39 जो है, जिसमें आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण ना हो, तो इसका भी ये भी कार्य जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, और राज्य की नीतियों बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये डाटा होगा तो उसका एनालिसिस होगा और फिर पता चलेगा कि पर्टिकुलर समाज के अंदर किन जातियों का डोमिनेंस है और कहाँ आर्थिक संसाधनों का है वह संकेंद्रण हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रॉपर नीति निर्माण किए जाएंगे। ठीक है। हाल ही में जो बोर्डों का गठन किया जा रहा है सर, उसको भी इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि जब रियल टाइम डाटा होगा उन पर्टिकुलर कास्ट के बेस पे, और उनका हाँ, सोशल तो और बेटर इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए वो जो है बेटर पॉलिसी हेल्थ का फॉर्मुलेशन हो पाएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ओके। इसमें नेगेटिव पॉइंट में ये कह सकते हैं सर कि अगर इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जाती है कि समाज में जो कम्युनल हार्मनी है या जाति के आधारित कुछ इस टाइप के हो सकता है विद्रोह या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है जैसे 2011 की सोशल इकोनॉमिक सेंसन करवाने के बाद में डाटा जो है सार्वजनिक नहीं किए गए थे, तो इसी प्रकार से जो है वर्तमान में भी सार्वजनिक न किए जाए। सार्वजनिक नहीं किए जाए, और अगर ऐसी मतलब किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच होता है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। वो सिर्फ इस डेटा से लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच होने लग जाए, वो कोई सेंस नहीं है, उस चीज का कोई लॉजिक नहीं है कि ये डेटा आने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर वो हो रहा है वो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि पब्लिक हेड काउंट होती है, नजर आते हैं, जब गिनती में लोग नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारी जात दबंग है, तो ऑब्वियसली वो चीज होगी। वो चीज लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको कंट्रोल करना, उसमें हार्मनी मेंटेन करना, दिस इज अनदर थिंग। कोई और और सर लॉ एंड ऑर्डर वाला तो अक्सर ये देखा गया है कि जो कम्युनिटी पीछे छूट जाती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, वहाँ पे इश्यूज ज्यादा अराइज होते हैं कम्युनल के, क्योंकि जैसे अभी नू में भी देखा गया है कि उनकी लिटरेसी रेट देख लीजिए, कहीं भी देख सकते हैं 40% है, वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। तो जो इकोनॉमिकली कम्युनिटी कम प्रोग्रेस करेगी या फिर जो डेवलपमेंटल पाथ में पीछे रह जाएगी, तो वहाँ ज्यादा चांसेस रहेंगे। ग्लोबली भी आप उस चीज को देख सकते हैं, ग्लोबली भी वो चीज होती है। अगर हम सी पायरेट्स देखें तो वो सोमालिया के और वहां के इसीलिए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, वो ट्रेड रूट्स को हार्म करते हैं सी पायरेट्स वगैरह, तो वो उन्हीं देशों के ज्यादा हैं जहां पर, या आतंकवाद को देख लें, टेररिज्म के क्रेडल जो कंट्रीज हैं उनको देख लें, हम अफ्रीकन कंट्रीज को देख लें, जैसा अभी हमने नाइजर को में देखा था। यस बीएल मीणा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सेक हमने 2011 में करवाई थी उसमें और ये जो जातिगत जनगणना की अभी बात चल रही है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है सर? कोई बताएगा इस चीज को, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड द कास्ट बेस्ड सेंसस। सर जैसा कि बिहार वाली में शायद ऑप्शनल है, आप अपनी मतलब जाति बता सकते हो और नहीं बता सकते हो। यस। एनी अदर मेंबर, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? राहुल, इसमें क्या डिफरेंस है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस? कास्ट बेस्ड सेंसस में और नॉर्मल सेंसस में? सर नॉर्मल सेंसस में तो हम कास्ट के डेटा कहाँ लेते हैं, जस्ट नंबर मतलब बस और वही बात है ना कि हम सेक्स कास्ट का डेटा और ले रहे हैं, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, अलग से तो कुछ नहीं है इस प्रक्रिया में। नहीं सर, वो तो सेक 2011 आइडिया नहीं है, कास्ट के डेटा शायद 1934 के बाद हमारे पास सामाजिक अवेलेबल आर्थिक जनगणना जो हुई। हाँ, इस चीज को एक बार आप नेट पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा बाबूलाल जी, फिर कल बता भी दीजिएगा इस चीज को, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। एक ये बात कि जैसा अभी राहुल ने बताया है, मेवात रीजन के लिए भी नूह के बाद में, और ये अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन में भी है। मेवात को हमने जो नाइजर को पढ़ा था, हमने जब इसको डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि जो साहेल रीजन है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, या कंपेयर किया जाता है मेवात रीजन के बैकवर्डनेस को। ये इतना बैकवर्ड क्यों है, इसके क्या कारण है?
मेवात के बैकवर्ड होने के क्या कारण है? सर एक रीजन ये भी है कि इसमें जो मतलब ये लोग काम जो माइग्रेशन होता है ना सर, माइग्रेट कर जाते हैं दिल्ली साइड, क्योंकि दिल्ली जाएंगे सर इन और फिर वापस आएंगे ना, तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्राइम बढ़ता है सर, जैसे कि ये अच्छा, दिल्ली से कंपेयर करते हैं, बट बैकवर्डनेस क्यों है पहले वो चीज बताइए। क्राइम ज्यादा होने का तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि दे कंपेयर विद द लाइफ स्टाइल ऑफ दिल्ली, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में क्राइम बढ़ जाता है। यू वांट टू से दिस, है ना? यस सर। बट ये इतना बैकवर्ड है ही क्यों? इसके बैकवर्ड होने के क्या कारण है मेवात रीजन के? लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन है, और सर बैकवर्डनेस का एक रीजन ये भी है, जैसा कि ये अलवर से टच है, दिल्ली से टच है, हरियाणा के जितने भी है सर, यहाँ पर सभी जगह मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर और यहाँ पे मेवात में देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा इंडस्ट्री के। वही वही वो क्यों बैकवर्ड रह गया? एक ये सर जैसे कि भरतपुर में जो भरतपुर है एनसीआर में लेट शामिल हुआ था सर, इससे पहले अलवर तो स्टार्टिंग में ही हो गया था 1985 में, तो अरे वहाँ मत हुआ, हम लोग नहीं आते एनसीआर में, पर इतना बैकवर्ड नहीं है ना कि 37% तो वहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट है। सर हम लोग नहीं आते ना, अपने यहाँ के और बहुत सारे जिले हैं वो भी नहीं है एनसीआर में, बट द डेवलपमेंट मींस डजंट कि सिर्फ एनसीआर में हो। बाकी के मेंबर्स एक एक टेप करके पूछना पड़ेगा। सर इसका एक रीजन ये भी है कि ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़ापन इनमें था ही, फिर एजुकेशन भी कम था, तो यहाँ से कोई लोकल लीडर भी अभी तक मतलब मुख्य धारा की राजनीति में नहीं है, तो वो इनके मुद्दों को ठीक से है उठा तो नहीं सही, पाए। अभी वो लोकसभा में बोल रहे थे, लोकल लीडर है तो सही, उन्होंने बोला है कि वो क्या धमकी दे रहा है, हमारे को डराना चाहता है, क्या आकर बताए वो एक बार मेवात में। सर मेवात से तो क्या चल रहा है, मेरे को क्वेश्चन बता दो प्लीज। अभी हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि मेवात रीजन इतना बैकवर्ड क्यों है। सर उसका अगर ऐतिहासिक रीजन देखें तो 11वीं शताब्दी जब बलबन के टाइम से ये क्या सर, ये दिल्ली गुजरात के मार्ग में पड़ता था, तो ये लोग रास्ते में लूटपाट का कार्य करते थे, तो हर एक राजा ने इनके डेवलपमेंट पे कार्य नहीं किया, लेकिन इनको दबाना चाहा। तो वहीं से जो लूटपाट, चोरी और जो पिछड़ापन, चाहे वो बलबन हो और औरंगजेब तक इनका यही कार्य था। साथ ही जब अंग्रेज आए थे सर, अंग्रेजों ने भी सेम कार्य किया था। अरे आजादी के बाद तो इन्होंने हमने काम किया होगा, हम तो इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे, उसे भी 70 साल हो गए। वी कैन नॉट ब्लेम द सेंचुरी ओल्ड थिंग्स। पर वो अभी भी उनका एक ही है कि जैसे मैंने एक दो इंटरव्यू सुने थे, मेरे को ये नहीं पता कि वो मौके इंटरव्यू बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे ये लोग ये अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हमारे कुरान में ये लिखा है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो अभी भी उनमें वो अंधविश्वास है। वो एक चीज तो है, दैट इज एक ग्रुप है, द नेम इज बोको हराम, अगर आपने नाम सुना हो तो। मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में वहां पर सक्रिय है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोको हराम है। हराम क्या चीज है? नाइजीरिया में, सीरिया में भी है, कहीं है वो वहां पर। मैंने वो जो टर्म है बोको हराम में, बोको जो टर्म है वो वेस्टर्न एजुकेशन ही है, वो उसको हराम मानते हैं, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को, वेस्टर्न एजुकेशन को, सारी चीज को हराम मानते हैं। सो इट मे बी मिसकंसेप्शन, चाहे कुरान में लिखा हो मत लिखा हो, शरिया में लिखा हो मत लिखा हो, पर जो लिटरेसी रेट कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, तो हो सकता है कि ये मिसकंसेप्शन हो कि हमें एजुकेशन नहीं लेना है, महिलाओं को नहीं पढ़ाना है, तो वो बैकवर्डनेस हो सकती है, वो एक रीजन हो सकता है। यस, इसके अलावा पॉपुलेशन, अब वो पॉपुलेशन को ये मानते हैं कि हाँ ये अल्लाह की देन है, जो भी भगवान की देन है, अब उसकी वजह से उनके पास जमीन कम है, रोजगार के साधन नहीं है, तो बचपन में ही वो कबाड़ी का काम, हम जैसे मैं उस रीजन से हूँ, तो वो मेवात में वो कबाड़ी का काम करेंगे या वो सब्जी बेचने का काम करेंगे, मतलब 10 से 12 साल के लड़के वो ये काम करते हैं। अब वो मतलब एक एवरेज जो परिवार का साइज है मेवात में 7 लोग हैं, 7 से 9 लोग, ठीक है, एवरेज। गुड। तो वहाँ की पॉपुलेशन रेट हाई है, डेंसिटी भी हाई, पॉपुलेशन रेट हाई है, लिटरेसी रेट उनकी कम है, क्योंकि उनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है,
वो चलाते हैं। हाँ सर, फिर तीसरा ये आता है कि जब उनके पास कुछ इनकम नहीं है, एनपीआर पास में है, प्रवासी मजदूर पास में है, तो एक वो क्राइम का एक ऑर्गेनाइजेशन सा बन जाता है, एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो वो पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे वो क्राइम रेट ज्यादा हो जाती है। फिर आजकल जब सोशल मीडिया चल रहा है तो सोशल मीडिया से उनको और ज्यादा पोलराइज किया जा रहा है। गुड। फिर जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, जैसे झारखंड के जामताड़ा से ये स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द न्यू जामताड़ा ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल, न्यूज थी और मेरे मेवात घर से रीजन पूरा न्यू जामताड़ा ऑफ इंडिया। यस, खेतों में उन्होंने छोटी छोटी झोंपड़ियां बना रखी है और वहां से वो साइबर क्राइम करते हैं। तो वहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है साइबर क्राइम की, उन युवाओं को। और कोई पर्सन, एनी अदर रीजन, और कोई कारण? ये कह सकते हैं कि जो रीजन है पर्टिकुलर, वहाँ पे इकोनॉमिकल सेक्टर में, चाहे उद्योग धंधा हो या सेवा क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर हो, इन तीनों में से किसी का एक माध्यम वहाँ डेवलप नहीं हो पाया सर। इकोनॉमिकल सेक्शन के रूप में या इकोनॉमिकली साउंड होने के लिए उनके पास कोई अगर कह सकते हैं कि संसाधन उपलब्ध नहीं है, मीन्स नहीं है उनके पास, तरीके नहीं है। हाँ तो वो अपराध की तरफ उन्मुख होते हैं, और अपराध इटसेल्फ जो है गरीबी को बढ़ाता है, क्योंकि अपराध जो है सर वो इकोनॉमी का कोई स्थायी साधन प्रोवाइड नहीं कर पाता, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे चोरी और इस टाइप के काम हो। तो एक कहीं ना वो चीज है सर। दूसरा है कि जब वहाँ अपराधी ज्यादा है और अपराध बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है बाहर की, चाहे वो व्यवसाय के रूप में हो, चाहे फैक्ट्री के रूप में हो, या किसी और प्रकार से हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। यस, वेरी गुड। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो सर वहाँ की जो इकोनॉमिक बूस्टअप नहीं मिलेगा उनको। तीसरा ये कह सकते हैं कि सर साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं वर्तमान में देखा जाए तो सर कहीं कहीं जो पुलिस और प्रशासन की जो एक उनके प्रति जो एक मानसिकता जो रह जाती है, वो एक नेगेटिव जो छवि वहाँ की निर्माण होती है। तो प्रशासन का ध्यान और पुलिस का ध्यान टोटली उनको मतलब कह सकते हैं सर कि उनको अरेस्ट करना है और उनको आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न रखने के लिए पूरा फोकस होता है, ना कि उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं चलाना में। नहीं, एक्चुअली वहां पर एक्सेस नहीं है। जो रियल कंडीशंस हैं वहां पर कई एरिया ऐसे हैं जहां पर अगर क्राइम हुआ भी है तो भी पुलिस की एक्सेस नहीं है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेगी पर एक्शन नहीं ले पाएगी। वहां तो इतनी स्थिति खराब। रीजन भी है। हाँ, जैसे भिवाड़ी के पुलिस वाले को पुलिस वाले को पुलिस छोड़िए, वो इंसान भी कंसिडर नहीं करते अगर वहां पर मारपीट होती है वो तो नहीं सर, उसका रीजन पुलिस का केवल ये नहीं कह सकते कि पुलिस कंसिडर नहीं करती है। उनके गांव ऐसे, वो गांव का चारों साइड घेरा बना लेते हैं, पुलिस को अंदर नहीं आने देते हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, वहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, इनएक्सेसिबल है वो, कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं। तीसरा सर, वहाँ पे अवैध खनन बहुत ज्यादा है मेवात में। भिवाड़ी के आसपास जैसे एक दो जगह ऐसी है, जैसे कहरानी अगर एक जगह देखे तो वहाँ पे जितनी अरावली थी वो खत्म है। ओके। तो अवैध खनन है और साथ ही उनका हरियाणा से टाई अप भी है, तो दोनों एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो मेन इसकी समस्याएं हैं कि ये बैकवर्ड ही क्यों बना रहा, उसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेन है। एक ये कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं रहा है, तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया। यमुना से भी ये बहुत ज्यादा दूर है। दूसरा, यहाँ की जमीन अनुपजाऊ है। नहीं है पानी सर, की वो कुछ रीजन में सर, वो केवल कुछ रीजन में उनका ग्राउंड वाटर लेवल मेवात में, जो राजस्थान का मेवात बेल्ट है ना, तिजारा जैसे पूरा उसका, वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल अभी भी बहुत ऊपर है, लगभग 170 फीट पे है। ग्राउंड वाटर लेवल होना एक अलग चीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज होना एक अलग चीज है। नदियों से जो पानी की सिंचाई और जो चीज होती है वो ज्यादा इजी होती है। ग्राउंड सर ये कह सकते हैं कि उनके पास जमीन है, लेकिन वो जैसे बहुत ज्यादा की समस्या है। एक और प्रॉब्लम, हाँ, जमीन में सेम की समस्या है। व्हाट आई गोट द डेटा दैट इज कि वहां पर सेम की समस्या एक बहुत ज्यादा है। क्या रही है वहाँ की जमीन का पीएच लगभग 8.5 है, मतलब तो वो उपजाऊ नहीं है। जितना जमीन जितनी उपजाऊ होनी चाहिए, जिस लेवल पर कंसिडर की जानी चाहिए, उतनी उपजाऊ रही नहीं है। दूसरा, इसके बाद में एक और चीज है, दैट इज द हाई बर्थ रेट। अगर हम अदर पार्ट्स की बात करें तो लगभग हम अब 2.1 के टारगेट को अचीव कर चुके हैं, बट वहां पर अभी भी बर्थ रेट, एक एवरेज जो रिप्रोडक्टिव एज है किसी फीमेल की, उसमें वहां पर 3.9 है। मतलब ऐसा है कि एक एवरेज महिला पर उसके रिप्रोडक्टिव एज में क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज किस एज से किस एज को माना जाता है?
क्या एज रेंज इसमें कंसीडर की जाती है? रिप्रोडक्टिव एज में कौन सी एज रेंज को कंसीडर किया जाता है? 18 to 49 सर। 18 to 49। 18 to 49 की एज रेंज में जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें एवरेज एक महिला के ऊपर 4 बच्चे हैं। सो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड है, एग्रीकल्चर नहीं है। तीसरी चीज, इट इज एट अ ट्राई जंक्शन। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के इस एरिया के ट्राई जंक्शन पर है। ट्राई जंक्शन पर होने की वजह से आसपास के सारे रीजन्स डेवलप्ड हैं, और अगर ये बैकवर्ड छूट जाता है तो यहाँ पर क्राइम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते गए हैं। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से ये ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो आपको पहले बताना होगा अगर पूछता है। दूसरा, आपको डेमोग्राफिकल रीजन बताना है कि यहाँ की पॉपुलेशन रेट हाई है, पॉपुलेशन रेट हाई होने की वजह से ये समस्या है। ये 2 चीजें पहले आएगी, फिर उसके बाद में आप इसको फर्दर और चीजों से कनेक्ट कीजिए कि यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो ज्यादा है या उसके बढ़ जाते हैं, या ऐसा हो जाता है, या क्राइम का लेवल बढ़ जाता है, एजुकेशन कम है, लिटरेसी रेट कम है। बट बेसिकली हमें प्रोवाइड करना होगा कि ये प्रोस्पेरिटी यहाँ आई ही नहीं, तो क्यों नहीं आई, उसके क्या कारण है, वो हमें पहले बताना होगा। यहाँ तक चीज क्लियर है? सर इसमें ये भी तो हो सकता है सर, एनसीआर रीजन के इतना नजदीक होने के बाद भी सर देखा जाए तो फिजिकली रूप से एनसीआर के नजदीक ये है, इसके बाद में सर नीमराना और भिवाड़ी और ये सब आते हैं, जबकि वो इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका हाँ डेवलपमेंट सर, नहीं भैया, हुआ। इसका लेकिन जवाब सर- आपने खुद ने, इसका रिप्लाई आपने खुद ने दिया था अभी, बहुत अच्छा। हाँ सर वही, क्योंकि अगर आपके एरिया की इमेज अच्छी नहीं है, वहां पर क्राइम रेट हाई है, तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट नहीं करेगी, नहीं देखिए सर, उसका रीजन ये नहीं है। वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होने का रीजन ये है कि जो NH8 है, जो अभी NH48 है, वो राजस्थान के बॉर्डर से और सीधा निकल जाता है, और जो मेवात वाला एरिया है, जैसे भिवाड़ी पे जाने के लिए अलग से एक रूट पकड़ना पड़ता है। तो ये एनसीआर में होने के बावजूद उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। अरे अगर वहां डेवलपमेंट होता तो कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी जाती। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए वो डेवलप नहीं किया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कनेक्टिविटी डेवलप कर दी जाती है। हाँ, जैसे कोटका सिंह तहसील है, वहां पे क्राइम भी नहीं है, लेकिन वो हाईवे से थोड़ा सा अंदर है, और दोनों जो नीमराना और कोटका भिवाड़ी के बीच में एक बफर, एक तहसील का कार्य कर रही है, जिसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। उसका मेन रीजन यही कि हाईवे से कितना डिस्टेंस है, और जितना डेवलपमेंट हुआ है वो हाईवे के लगभग आधा किलोमीटर अंदर अंदर तक हुआ है। अच्छा, तो ये भी एक पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, बट जो फैक्टर मेन ये है। बट इन्वेस्टमेंट नहीं आने का एक बड़ा रीजन ये होता है कि अगर किसी एरिया की इमेज अच्छी नहीं है, क्राइम रेट हाई है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता। ये ग्लोबली देखा जाता है। जितना इन्वेस्टमेंट अगर हम कंपेयर करें 1947 में, वी गोट द इंडिपेंडेंस टुगेदर, बट आज पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है FDI और इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो इट शोज द डिफरेंस। हाँ विवेक। सर इसको तो काउंटर, जैसे चौपान की है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और चौपान की प्रॉपर मेवात एरिया है जो कि हाईवे पे है। तो चौपान की का टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, टपुकड़ा का पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी वेव है, यहाँ पे और अदर रीजन वो है ही नहीं समुदाय, इनका भी तो हुआ है। क्राइम रेट तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी है उतनी क्राइम रेट। देखिए जो डेटा हम लोगों को नेट से या जो इससे मिले हैं, वहां पर मोस्टली चीज यही बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आने का एक बड़ा कारण है। क्योंकि मैं उसी एरिया से आती हूँ, एक्चुअली मैं भिवाड़ी से ही बिलोंग करती हूँ। ओके, तो अगर जो बोल रही हो सही है, अगर लेकिन पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, नूह की, तो पहले पर्टिकुलर मेवात इस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, बाद में इसका नाम नूह पड़ा हरियाणा में जब ये था। इसमें सब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो 750 लगभग पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरा सर, ये टोटल जो जनसंख्या साक्षरता प्रतिशत लिटरेसी रेट वो 56% है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 80% मुस्लिम और 20% हिंदू है, जिसमें सिख और वो सब है। मुस्लिम के अंदर भी जो महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है वो 1.5 से 2% है मात्र। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि साक्षरता तो लगभग है ही नहीं महिलाओं की। तो अच्छा, नहीं, सर 37% है, 1.5 से 2%।
36%, 36.46। 37% से टोटल फीमेल लिटरेसी है। तो टोटल फीमेल भी अगर 20% ही महिलाएं दूसरी हैं, 80% अगर मुस्लिम है, तो भी ये कंपोजिशन कैसे बैठेगा? क्यों 37% टोटल तो 56 समथिंग है उधर एरिया की। फीमेल लिटरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो हाँ, लगभग टोटल फीमेल लिटरेसी 56 है, मेवात की 36.46 है। 1 से 1.5% तो नहीं है ये डेटा, तो कुछ एक बार करेक्ट करना विवेक इस चीज को, एक बार इसको नीचे 3-4 जगह देखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी 1.5 से 2%, 1-2% तो नहीं है। इतना कम होना तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाता है, इतना कम होना पॉसिबल नहीं है। बट डोंट नो। सर जो महिलाओं की जो लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट है वो 87% है मेवात रीजन में। अच्छा, स्कूल से ड्रॉप आउट रेट 87% है? जी सर। बट लिटरेट होना, लिटरेसी रेट होना, तो मतलब इतना कम लिटरेसी रेट होना, दिस इज, एक बार ऐसा करना, इसका कोई सोर्स शेयर करना विवेक आप ग्रुप में। हाँ है ना, आप इसको एक बार शेयर कीजिएगा। चलिए सर इसको सम अप कर दें क्या? सर हाँ सर इसका ना नेक्स्ट क्लास में सर ये ना डाटा मतलब सभी अलग अलग बता रहे हैं इसका सर, जैसे डेटा एक बार आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, द रीजन बिहाइंड द बैकवर्डनेस। उसके बाद में अगर हम इसके जो बैकवर्डनेस के हमने जो मेन रीजन देखे हैं, क्या यही है या इसके अलावा और भी कोई रीजन है? क्योंकि ये बात पूछी जा सकती है कि इसमें जो बैकवर्डनेस है उसके मेन कारण क्या है। ठीक है, वन थिंग। एंड सेकंड, हाँ सर एक क्वेश्चन था कि इस क्षेत्र में मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो सर क्या गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड नहीं करवाई है या इसका क्या रीजन है? क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। और फिर आपको जब किसी एरिया में पर्टिकुलरली ऐसा क्राइम बढ़ रहा है या यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, वी यूज अ टर्म दैट इज CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसको बोलते हैं विश्वास बहाली के उपाय, जो हमने नक्सलाइट एरिया और वहां पर भी हमने इस चीज को कंसिडर किया है कि हमारे को इन फैसिलिटीज को डेवलप करना है ताकि उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके अगर बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है तो। सो इट मस्ट बी कंसिडर्ड कि इसके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हमसे सजेशन मांगे जाए तो ये चीजें हमारे को पहले करनी होगी, जिससे वो उस एरिया को अधिक इंक्लूसिव बनाया जा सके। गेटिंग दिस? चलिए एक और चीज, अच्छा किसी को अगर जल्दी हो, कोई समअप करने की बोल रहे थे, हु सेड दिस? नहीं सर, मैंने कहा आज वाले पॉइंट के आपने जो बोला ना वाई नो इज बैकवर्ड, तो उसके मैं 4 पॉइंट। पहला तो मैम ने जैसे कहा कि हिस्टोरिकल रीजन हो गया कि बलबन टाइम से, फिर दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया कि लोअर ग्राउंड वाटर और पुअर सॉइल, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजन हो गया कि हाईवे से दूरी है, और तो एक गेटोइजेशन हो गया, फिर चौथा हम कह सकते हैं ट्राई जंक्शन पे है तो क्राइम करके और छुपना इजी हो जाता है। जनरली जो जंक्शन पे रहते हैं वहाँ स्मगलिंग भी ज्यादा होती है और इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। फिर हाई फर्टिलिटी रेट है, लोअर लिटरेसी है, और जो हाई क्राइम रेट है इसने फिर फर्दर डिटेरियोरेट किया इन्वेस्टमेंट को। फर्टिलिटी रेट नहीं आएगा, फर्टिलिटी रेट इज अनदर थिंग। फर्टिलिटी नहीं है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, फर्टिलिटी रेट कुछ अलग हो जाता है। सर चौथा पॉइंट क्या बोला था आपने राहुल सर? लिटरेसी। और सर आपने ये 3.9 वुमेन का क्या ये प्रोडक्टिव रेट है क्या है सर ये? हाँ, ये बर्थ रेट है। ओके। प्रोडक्टिविटी रेट जो होती है, बर्थ रेट, वो मतलब एक एवरेज एक वुमेन पर 3.9 या ऐसा समझ लीजिए कि 4 बच्चे होते हैं, वहां की बर्थ रेट है वो, हाई बर्थ रेट। चलिए एक और चीज पर आते हैं। अभी रिसेंटली वी आर गोइंग टू फेस द G20 समिट, वी आर गोइंग टू होस्ट द G20 समिट। क्या इंडिया में हो रही हिंसाओं का भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? विल इट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट? G20 समिट के लिए, बी इट ऑफ, चाहे आप इसको मणिपुर से ले लीजिए, पड़ेगा सर। क्या इससे भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? जी सर, देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही सर इस पे। कारण है कि अगर विश्व गुरु के रूप में भारत अपने आप को अगर स्थापित करना चाहता है, तो पहले विकसित रूप के देश में या फिर वर्ल्ड लीडर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहली कंडीशन ये देखी जाती है कि वो अपने भारत आंतरिक जो मुद्दे हैं उसको कितना प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाता है।
दूसरे तरीके से देखा जाए तो सर की जो मानवाधिकार की जो बात करते हैं, भारत अब जो आजादी के 75 वर्ष बाद में भी अगर मानवाधिकारों के रूप में और जो सांप्रदायिक हिंसा के रूप में जो आंतरिक समस्या है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो या चाहे खालिस्तान की हो, तो ये जो चीजें हैं इसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं शो होता है। जहाँ 370 हटा के और डू यू कंसिडर इट कि इन मामलों में हम फेल रहे हैं? फिर आप ऐसा मानते हैं? फिर आप ऐसा मानते हैं कि इन मामलों में स्टेट ऑफ इंडिया फेल रहा है? इट इज अ फेल्योर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? जी सर, ये फेल्योर है। डू यू कंसिडर दिस? ओके, एनी अदर मेंबर? नो सर, ये फेल्योर नहीं कह सकते इसको। ओके, फिर कोई और मेंबर? बाकी के सारे डियर लिसनर्स, एक एक को टैप करना पड़ेगा आई थिंक। साक्षी पुरी, व्हाट इज योर स्टैंड? जी सर, बिल्कुल इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जैसा कि सर ने कहा है, और इसको फेलियर मान सकते हैं क्योंकि मणिपुर में देखें तो 2-3 महीने से हिंसा चल रही है और वो अभी भी उसका समाधान नहीं निकल पाया है। अच्छा, और कोई पर्सन? कल्पना, क्या स्टैंड है इस पर? सर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, पर सर इसको पूरा फेलियर नहीं मान सकते क्योंकि सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर कमेटी बना रही है, वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय, मतलब अपने स्तर पर कार्य कर रही है। कंप्लीट फेलियर नहीं मान सकते। ओके, असम? सर जो ये हिंसाएं हो रही हैं इनसे भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सर इससे जो ग्लोबल मीडिया है उसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। सर ऐसे में जो G20 होगी और जो भी अन्य देश हैं वो भारत के ये आरोप लगाएंगे कि सर इससे जो भारत अपने आंतरिक इशूज है उनको भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो है भारत सरकार का फेलियर है, क्योंकि सर भारत जो है एक विविधता वाला देश है, इसमें विभिन्न धर्म और जाति, तो उनमें कई बार आपसी हितों को लेकर के टकराव देखने को मिलता है। लेकिन सर गवर्नमेंट और जो उसकी एजेंसियां हैं इसे अपने स्तर पर सॉल्व करने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रही हैं, और सर हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक उसको सॉल्व भी किया है। यस, गुड। जयदीप? सर इससे मतलब मणिपुर वायलेंस से सर G20 के इमेज पे सर नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा, बट सर फेलियर के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरा फेलियर है, क्योंकि वहाँ की जो जैसे मणिपुर के लोग भी एक सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड, और जुडिशियरी या अपनी जो एग्जीक्यूटिव है वो भी एक सॉल्यूशन निकालने की ट्राई कर रही है। और जहाँ तक जुडिशियरी ने ये कमेटी बनाई है तो सर कहीं कहीं सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फेलियर जब कहते हैं सर कि जैसे मणिपुर के लोग हैं वो मतलब डिनाई करते हैं कि हमें इंडिया में बिलीव नहीं है, तो शायद उसके फेलियर कहा जाता है। ओके, एनी अदर मेंबर वांट टू से समथिंग और शुड आई कंक्लूड इट? प्रेम जी? Yes, sir. What is your stand? Sir, it will definitely create a negative influence of the country in G20 summit, but we cannot regard it that it was total failure of the state, but it raises definite questions that government was late in curbing the violence. Okay. Government had taken the step, but it was little bit late. Okay, so the conclusion would be, पहली चीज ये कि there are many protests across the globe, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इस तरह के प्रोटेस्ट होने के कई अलग अलग कारण भी हैं। हमारे यहाँ पर अगर मणिपुर की बात करें, दिस इज क्लियर कट एंड एथनिक वायलेंस, वो दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। अगर हम नू की बात करें, इट इज क्लियर कट द रिलीजियस एस्पेक्ट, तो धर्म के आधार पर यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई है वो हुई हैं। और अब हम इसको ग्लोबली अगर कंपेयर करें तो वी कैन सी
द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, वहां पर महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि फ्रांस में भी इस तरह के विरोध हुए हैं। सो पहली बात ये कि हमें ये चीज नहीं कंसिडर करनी है कि ये इंडिया की इमेज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ग्लोबल मीडिया इसके लिए अगेंस्ट लिख रहा है और इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और एक स्टेट के रूप में अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कुछ भी होते हैं, दिस इज नॉट अ बिग डील। और G20 पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आई अश्योर कि जो एनालिस्ट वगैरह मैंने पढ़े हैं, जो एनालिसिस मैंने पढ़े हैं, एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इनमें से कोई भी मुद्दा इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, पहली बात। और स्टेट फेल्योर की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। वी कैन नॉट कंसिडर दिस कि ये स्टेट का फेल्योर है। इंडिया मतलब इंडियन स्टेट का इसमें किसी तरह का फेल्योर कंसिडर कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। एक देश में, एक हाईली पॉपुलस कंट्री में, वर्ल्ड में हम हाईली पॉपुलस कंट्री है, तो वहां पर कई चीजें होती हैं और रिसोर्सेज को लेकर लड़ाइयां चलती रहती है, तो छोटी मोटी डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील। हमें वहां पर अपना स्टैंड यही रखना है, पहली चीज, क्योंकि गवर्नमेंट किस स्टैंड से, किस पर्सपेक्टिव से देख रही है, बट दे आर हैंडलिंग इट पेशेंसली। वो पेशेंसली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं और बहुत तसल्ली के साथ इसमें डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत तसल्ली के साथ सब कुछ हैंडल किया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। गेटिंग दिस, यहाँ तक अग्रीड है। नेक्स्ट पॉइंट पर आऊं, नेक्स्ट इशू पर। सर इसमें जैसे आईआर के टर्म्स में अगर बात करें सर, तो हम नो डाउट भारत को डिफेंड करेंगे सर। हाँ। लेकिन इन रियलिटी अगर इस टाइप से देखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ तक रोल है, हाँ, चाहे वो मणिपुर के बारे में रहा हो, चाहे नू और ये जो मेवात के अंदर अभी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो इसमें सर नो डाउट स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर और जो लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस फेल्योर को हमने डिस्कस किया है कि वो इंटेलिजेंस का फेल्योर है या टाइम पर जो एक्शंस ले लेने चाहिए, वी आर डिलेड। जैसा अभी प्रेम जी ने बोला है ना कि लिटिल बिट डिले हो गए हम किसी चीज में, या कुछ जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो ले लेने चाहिए थे, दैट इज अनदर थिंग। बट वी कैन नॉट से कि स्टेट को हम एकदम से, जैसे आपने यू कंसिडर्ड कि यस सर ये स्टेट का फेल्योर है, वी कैन नॉट कंसिडर इट। उसको स्टेट फेल्योर नहीं कंसिडर किया जा सकता, हम करेंगे भी नहीं। बात वो है, हम इसको यस हम ऐसा, मतलब अगर इफ यू कंसिडर इट, इट प्रोवाइड्स दैट कि आप वो पॉजिटिविटी नहीं देखते, आप वो स्ट्रेंथ ही नहीं देख रहे हैं अपने सिस्टम में। अगर आप उस सिस्टम में स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं, तो यू कैन नॉट बूस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम। उसमें आप फर्दर कभी उसको बूस्ट भी नहीं कर पाएंगे, आप पहले से हार माने हुए हैं। वो चीज नहीं। एक पॉइंट ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ना कि राज्य सरकार ने दोनों पक्षों का किसी का भी साथ नहीं दिया है। मानवाधिकारों का उल्लंघन में राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही अगर संघ सरकार की बात करें तो किसी एक का भी पक्ष ना लेते हुए अभी तक 355 लगाया है सर, उसका भी ये कह सकते हैं कि निर्देश दे रही है और शांति की व्यवस्था की बहाली पूर्ण प्रयास कर रही है। सारी कोशिशें की जा रही है, कोशिशें सारी की जा रही है। हमसे अगर पर्टिकुलरली ये पूछा जाए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर वाले मुद्दे में कुछ एक्शंस लिए जा सकते थे, तब हमने इस इशू को डिस्कस किया है कि 356 लगाया जाना चाहिए था, अभी तक लगा देना चाहिए था। वो मामला हो जाता है कि क्या सेंटर कर सकता था। बट हम एज ए स्टेट अगर इंडिया को कंसिडर करें और फिर ये देखें कि क्या हम सक्सेसफुल रहे, या क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने सब कुछ डैमेज कर दिया, या हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, या स्थितियां सब कुछ हाथ से निकल गई, वो हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे। सर इसमें ये भी तो पॉइंट है सर, जैसे इसमें जो एक्टिविटीज अभी हो रही है रिसेंटली, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें इंटरफेयर किया गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को। वर्तमान में भी देखा जाए तो 3 जो महिला जजों की बेंच एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। उसके अलावा भी सर विपक्ष के द्वारा इतनी बार मतलब मांग करने के बाद में भी जो है पीएम जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपना वक्तव्य इस मुद्दे पे पेश नहीं किया है। तो मैंने इतना सेंसिटिव मुद्दे पे सर अगर इस टाइप की चीजें हो रही है, तो सर जैसे जुडिशियल आउटरीच की भी बात करें तो व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट। हाँ, मैं मान गया आपकी बात को। अब मुझे बताइए ये सब कौन है? ये सब स्टेट ऑफ इंडिया के ही तो पार्ट है। पोजीशन, अपोजिशन, जुडिशियरी सब हम ही तो हैं। इसको सर आई एग्री सर, मतलब अगर आईआर की टर्म में बात की जाए तो स्टेट का फेल्योर नहीं है सर, लेकिन इंटरनल मुद्दे पे और स्टेट के जो मतलब मशीनरी है उसके बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आप किस पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेने में डिले हो रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव को आप डिसाइड करने में आपको टाइम लग रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र में होगा।
नहीं, हम ये कह सकते हैं ना कि कुछ पार्ट में सर कमियां रह गई है, बट ये फेलियर नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा बेटर कंटिन्यूसली इम्प्रूव एक्शन किया ले रही जा है, उनके सकता साथ था। टॉक कर रही है स्टेक होल्डर्स के साथ में। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंट में कमेटी बनाई है, और फिर इंटरनेशनल एग्जांपल जैसे यूएसए में भी जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ था, या फ्रांस में भी प्रोटेस्ट होते हैं। तो जहाँ कंट्री होगा, जहाँ स्टेट होगा, वहाँ प्रॉब्लम तो होगी। और फेलियर कब होता है? जब हम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे होते या टोटल एनआरकी हो जाती, तो उस केस में फेलियर हो सकता था। बट नहीं, ये तो एक हर स्टेट के चैलेंज रहते हैं, उन चैलेंज के साथ में कॉप अप मतलब, और हम बहुत अच्छी कोशिश भी कर रही है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनमें कई उनसे चीजें होती है ओवरकम ना, होने वी के लिए। आर हैविंग अ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कई चीजें होती है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कई चीजें होती है। सो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमारे सारे पार्ट्स इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं, जितने पार्ट्स पोजीशन अपोजिशन जुडिशरी जो इसमें इन्वॉल्व होकर इसको बेटर कर सके वो सभी कर रहे हैं। गेटिंग दिस? विशाल, आर यू सेटिस्फाइड? जी सर। ओके, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आता हूं। द टर्म इज वेरी मच इन न्यूज, दैट इज क्लाईफाई। हैव यू हर्ड द टर्म क्लाईफाई? नो सर। एक वर्ड हमने काम में लिया था 4-5 दिन पहले, दैट वाज इसी में हमने काम में लिया था नाइजर कू के डिस्कशन में, दैट इज द रिसोर्स कर्स, संसाधनों का अभिशाप। याद है आप लोगों को? ये हमने डिस्कस किया था इस टर्म को। दैट इज रिसोर्स कर्स, मतलब एक अभिशाप है अगर आपके यहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं। उसके ऊपर ही एक मूवी सीरीज बनी है अभी इंडिया में, और ये फर्स्ट इंडियन क्लाईफाई है। क्लाईफाई का मतलब होता है क्लाइमेट फिक्शन। क्लाइमेट रिलेटेड जो फिक्शन बनाया जाता है, कुछ ऐसा फिक्शन है कि क्लाइमेट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होती है, तो उनको किस तरह से एक पूरी वेब सीरीज में उन्होंने बनाया है, और इसलिए इट इज द फर्स्ट इंडियन क्लाईफाई। उसका नाम है जंगा बारू कर्स। मैं इसका यूट्यूब लिंक अभी 4-5 दिन पहले इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट इंडियन क्लाईफाई, ये टर्म याद रखिएगा। एक और लास्ट चीज, दैट इज राहुल गांधी केस की हियरिंग चल रही है अभी, और उस सिचुएशन में राहुल गांधी को क्या रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, किस बेसिस पर वो वापस से लोकसभा में आ सके हैं, एमपी वापस से कैसे रीइंस्टेट हुए हैं। यस सर। बताइए सर, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो अधिकतम सजा दी गई है, तो उस केस में उन्होंने उसके रीजंस प्रॉपर स्पष्ट नहीं किए। इस वजह से उन्होंने फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है, और जैसे ही सजा पर रोक लग गई है तो वो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के जो नियम है उनके अनुसार उनकी वापस सदस्यता की बहाली हो जाएगी। मतलब ये है कि उनका कन्विक्शन को रोक दिया है, सजा तो उनको नहीं हुई थी, कन्विक्शन चल रहा था। और आरपीए में भी ये है कि अगर कन्विक्शन भी चल रहा है तो भी वो पर्सन उसके लिए एलिजिबल नहीं होते मेंबरशिप के लिए, बट उस कन्विक्शन पर ही स्टे दे दिया है। दैट्स व्हाई ही इज अगेन इन द लोकसभा। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसको याद रखिएगा। दैट्स इट, आज के लिए इतना बहुत है। जी सर। शुड वी सम अप दिस? कल हम कुछ इश्यूज पर बात करेंगे, और कल मैं वापस से ट्राई करूंगा कि आप लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ राजस्थान वाले इश्यूज हम रैंडमली एक या दो मेंबर को टैप करके उनसे पूछेंगे। ठीक है, सर इस पे वो लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जजमेंट कर सकते थे राहुल गांधी। क्या चीज बोल रहे हैं? लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? हाँ, उसमें ये कहा गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट उनका मेंबरशिप वापस रीइंस्टेट कर सकती है उस कन्विक्शन पे स्टे लगा के, उस जजमेंट के तहत ही वो वापस मेंबर बना। अच्छा, हम इस पे कोट कर सकते हैं लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत। ठीक है, ओके राहुल, थैंक यू। यस, सो ओके, थैंक्स टू ऑल। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी सर आप? कल की रिकॉर्डिंग उस टेलीग्राम ग्रुप पर है, आपको मैंने ग्रुप में ऐड भी कर दिया है। अगर कोई मेंबर नहीं हुआ हो तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे आपको। ओके सर, मैं अपलोड कर दी है मैंने। जी जी, ओके। सो हैव अ गुड नाइट टू यू ऑल। मिलते हैं कल 7 बजे।